नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैंने पिछले वीडियो में जो डॉक्यूमेंट को लेकर जो कंफ्यूजन था उसको क्लियर करने का प्रयास किया था। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, तो आज हम इस वीडियो में उस मैसेज और उस डाउट का भी समाधान करेंगे। और जो बिहार सरकार का समान प्रशासन विभाग का जो गाइडलाइन है एनसीएल को लेकर के, जाति आय निवास को लेकर के, ठीक है, तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जो फॉर्म भरने में जो CGL4 का या परिचारी का जो फॉर्म भरा रहा है उसको भी स्टेप बाय स्टेप एक सैंपल के थ्रू आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज का जरूरत है, जिसमें आपको एनओसी और अन्य जो इशू है वो क्लियर हो जाएगा। एवं जो बिहार सरकार का जो भी अब फॉर्म आएगा, चाहे BSSC हो चाहे आपको BPSC हो, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट को लेकर कंफ्यूजन रहता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप जो है कमेंट में मैसेज करेंगे, फिर हम लोग जो है उसको जो है वो टेलीग्राम में लाइव डिस्कशन से दूर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एनसीएल को लेकर जो है GAT का क्या क्या गाइडलाइन है। तो सबसे पहला गाइडलाइन है कि एनसीएल में जाति आय निवास के आधार पर बनेगा। मतलब एनसीएल बनाने से पहले आपको जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एनसीएल बनेगा। दूसरा जो है, आपको एनसीएल बनाने के लिए जो है बार बार जाति या निवास की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार एनसीएल बनवा लिए तो सिर्फ और सिर्फ शपथ पत्र और पुराना वाला एनसीएल के आधार पर जो आपका नया एनसीएल नए डेट से बन जाएगा। ये चीजें हैं, एक बार बस आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप जो है शपथ पत्र के साथ जो है बनवा सकते हैं। उसके बाद जो चाहे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कि कहाँ और किसके नाम से बनवा, एक बात समझ लीजिए, जाति आय निवास और एनसीएल कोई भी पुरुष हो महिला हो, विवाहित हो अविवाहित हो, उन सभी को निर्गत करवाना है पिता के अंचल से। कहां से? तो पिता के अंचल से। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको पिता के अंचल से आपको निर्गत करवाना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो इनकम होगा, इनकम को लेकर कंफ्यूजन था, इनकम किसके नाम से बनेगा। तो स्पष्ट इसमें लिखा गया है कि क्रिमिनल एनसीएल में जो इनकम माता पिता की आय की गणना होती है। मतलब अगर आप जॉब में भी है तो आपके आय की गणना नहीं होगी, आपके माता पिता की आय की गणना होगी। और उसमें भी कृषि का आय और वेतन का आय नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला इसमें स्पष्ट लिखा गया है कृषि भूमि एवं वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता। मान लेते हैं आपके पिता का इनकम 10 लाख पर ईयर है, माता जी का भी इनकम 8 लाख पर ईयर है, तो वेतन को नहीं जोड़ा जाता है और कृषि की आय को मतलब नहीं जोड़ा जाता है। इस बात के लिए आप कंफर्म रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है ना, अगर आपके पेरेंट्स यानी आपके गार्जियन माता पिता अगर आप ग्रुप B या ग्रुप A की सर्विस से अपनी नौकरी को स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तभी जो है आपका एनसीएल नहीं बनेगा। उस केस में आपका एनसीएल जो है वो नहीं बनेगा। नहीं तो आपका जो है वो एनसीएल बनेगा ही बनेगा, चाहे आप ग्रुप C या ग्रुप D में कितना भी इनकम हो, या मान लेते हैं ग्रुप C से प्रमोशन हो गया, अगर ग्रुप B बने या ग्रुप A बने हैं तब भी आपका एनसीएल बनेगा, भले ही उनका इनकम जो है वो जॉब में कितना भी हो या कृषि में कितना भी हो। अगर अन्य स्रोत से आए, अगर कोई एक्स्ट्रा आय का स्रोत है, उसमें अगर 8 लाख पार कर जाता है तब आपका एनसीएल नहीं बनेगा, तब आपका जो है वो आय प्रमाण पत्र के आधार पर एनसीएल नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे क्या आय प्रमाण पत्र भी डीबीयू में चेक होता है? तो नहीं चेक होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीएल वहां पर चेक होता है। और जब आप, जैसे बहुत लोग कहेंगे कि हम जॉब में हैं, अगर हम अपना इनकम शो कर देंगे, अपना पे स्लिप लगा देंगे, अपने पिताजी का पे स्लिप लगा देंगे, तो इनकम जो है वो 8 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगा। तो क्या मेरा एनसीएल बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। आप जब आय प्रमाण पत्र बनाइएगा तो उस समय अपनी जानकारी बिल्कुल सही दीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत दीजिए। उसमें जो आपका वेतन का जो इनकम जो है वो एनसीएल बनाते समय उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था बहुत लोगों का कि अपने नाम से बनाए या पिताजी के नाम से बनाए। देखिए, मेरे यहाँ जो मेरे ब्लॉक में जो होता है वो पिता और दादाजी के नाम से बनता है, उसमें अपना नाम से नहीं बनता। और एक बार जैसे फादर के नाम से बन गया तो उसका जो सभी भाई बहन जो है उसको एनसीएल बनवाने के लिए जो है यूज कर सकते हैं। एनसीएल में आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम रहेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र जो है आपको पिता और आपके दादाजी के नाम से मेरे यहाँ बनता है। दूसरे ब्लॉक में मैंने पता किया तो वहां पर क्या है कि स्टूडेंट का भी नाम रहता है और उनके पिता का भी नाम रहता है। तो वहां पर उस तरह से भी जो बहुत सारे ब्लॉक में बन रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो अपने नाम से भी अगर बनवा लिए हैं और उसमें आपका और पिताजी का नाम है, या फिर जो है आपके पिता और आपके दादाजी का नाम है, दोनों जो है वैलिड है। और वैसे भी आय प्रमाण पत्र चेक नहीं होता, बस आपका एनसीएल बन जाना चाहिए। और एनसीएल में जो आय जो कंसीडर किया जाएगा वो आपके पिताजी या माताजी का ही आय कंसीडर किया जाएगा, आपके पेरेंट का ही आय कंसीडर किया जाता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
इसके अलावा निवास को लेकर कंफ्यूजन था। देखिए, कोई भी कैटेगरी की अगर महिला है, अगर उनको आरक्षण का लाभ लेना है, तो अब बिहार के मूल महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो आप अपने पिता के नाम और पिता के अंचल से ही जो है अपना निवास बनवा लेंगे, चाहे आप ओबीसी में हो, चाहे आप जो है वो ईडब्ल्यूएस में हो, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए आप एकदम जो है एकदम निश्चिंत रहिए। और जाति भी बनेगा तो आपको पिता के नाम से बनेगा, पिता के अंचल से ही बनेगा। जाति और निवास की जो वैलिडिटी होती है वो आपको परमानेंटली होती है, ठीक है। एनसीएल और एनसीएल आय प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आपको 1 ईयर की होती है, और ये आपको आजीवन होता है, आजीवन होता है। अगर आपके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है, एक बार बन गया तो हमेशा के लिए वैलिड है। लेकिन एनसीएल आय और ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरा जो है इस डेट के बाद है, इस डेट के बाद है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो देखिए, जैसे फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 25/9 है, शायद 25/9/2025, यानी 25 सितंबर। तो 25 सितंबर 2024 के बाद जिनका भी बना है कोई भी प्रमाण पत्र एनसीएल आय ईडब्ल्यूएस, वो वैलिड है, ठीक है। उसके बाद एनसीएल में अगर आपको इससे पुराना भी है, 25/9/2024 से पुराना भी है, तो डीबी में मैंने देखा है कि फॉर्म 18 भी और शपथ पत्र लगा के आपको मान्य कर दिया जाता है। लेकिन आपको अगर झंझट नहीं लेना है तो बनवा ही लीजिए, इसी को जो है रेन्युअल करवा लीजिए आप शपथ पत्र दे करके, और फिर से नया डेट में इशू करवा लीजिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस को जो है ऐसी सुविधा नहीं है। ईडब्ल्यूएस को जो है वो लेटेस्ट 1 साल का बना होना चाहिए, मतलब फॉर्म भरने से 1 साल बैक तक का जो है वो बना ही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपको आय प्रमाण पत्र के केस में भी जो है वो यहाँ पर आप अगर जॉब में है तो आपका इनकम, आपके माता पिता का इनकम सबका जुड़ेगा, फैमिली इनकम उसमें मांगा जा रहा है। ये चीज है, और यही चीज जो है इसमें जो है वो क्लियर करने का प्रयास किया गया। ईडब्ल्यूएस के केस में जो है एक और चीज है कि अगर जो विवाहित महिला है, अगर उनको ईडब्ल्यूएस बनवाना है, ठीक है, तो उनका जो इनकम होगा ना, तो वो अपने पति के नाम से बनवा सकती है। तो मोस्टली जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पिता के नाम से और पिता के अंचल से ही निर्गत करने को कहा जा रहा है, चाहे जाति हो, चाहे आपको निवास हो, चाहे आपको एनसीएल हो, ठीक है। तो अब आपका जो फॉर्म भरने का जो मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चाहे आप सीजीएल 4 के लिए भर रहे हो, चाहे आप परिचारी के लिए भर रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। रजिस्ट्रेशन का एक सैंपल है आपके सामने में। सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा। नाम आपको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखिएगा, किसी भी प्रकार का जो है ना श्री, श्रीमती, ये सब जो है अपने मन से नहीं जोड़ना है। फिर आपको जेंडर चुनना है, फिर आपको जो है क्या बिहार के निवासी है, फिर आपको कैटेगरी यूआर, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस इसमें से चुनना है। फिर यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको जो है अपना कास्ट जो है चुनना है, ठीक है। उसके बाद क्या आप जो है वो एनसीएल से संबंधित है, मतलब आप अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, ओबीसी का लाभ लेना चाहते हैं तो यस कीजिएगा। उसके बाद जो है क्या आप जो है डिसेबिलिटी पर्सन है, यानी दिव्यांग है या नहीं है, किस प्रकार के दिव्यांग है, क्या आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, क्या आप एनसीसी एक जो है सो जनवरी 1963 के बाद जो एनसीसी से जो है सो जॉब किए हैं बिहार में, तो ये सारी चीजें भरनी है। इसके अलावा जो आपको क्या आप बिहार सरकार में 3 साल से लगातार सर्विस कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको भरना है यस या नो। 3 साल से नहीं कर रहे हैं, यहीं पर देखिए जॉब वाले यहीं पर देखिए आपको जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार का पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार सरकार में 3 साल से रेगुलर सर्विस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आपका जो है अटेम्प्ट पूछ रहा है। जो लोग बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं पहले से, उनको जो है हर आयोग के द्वारा 5-5 अटेम्प्ट दिया जा रहा है। तो अगर जैसे आपने बीएसओ का फॉर्म भरा होगा तो 1 अटेम्प्ट आपका हो गया, तो यहाँ पर 2 भरिएगा, ठीक है। अगर भरे हैं तो यहाँ पर 1 भरिएगा। उसके बाद जो है अगर मतलब जो है इससे पहले जितना आपने जो है अटेम्प्ट मतलब किया है उसको यहाँ पर जो भरना है। फिर आपको मोबाइल नंबर है, फिर कंफर्म करना मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को कंफर्म करना, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर जो आपको कैप्चा डाल के और 7 नेक्स्ट कीजिएगा। तो आपको पूछेगा कि क्या आपका फाइनल सबमिशन है। अगर आपको एडिट करना है तो अभी ही कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। फिर आप सबमिट कीजिएगा तो आपको जो है एक मैसेज आएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड ये सब आपको लिखा हुआ रहेगा। और फिर उससे आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, दोबारा लॉगिन कर लेना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद जो आपका अगला स्टेप खुलेगा तो इस तरह से दिखेगा। पर्सनल डिटेल्स, पेमेंट डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर, लाइव फोटो, और फिर जो है वो डाउनलोड जो एप्लीकेशन स्लिप। तो इस तरह से पहला स्टेप पे जाना है जो कि आपको पर्सनल डिटेल।
पर्सनल डिटेल में क्या क्या भरना है, आपको नाम भरना है जो कि ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन से बहुत सारी चीजें आपको भरी हुई रहेगी। जैसे नाम आपका पहले से भरा, यहाँ पर फादर्स नाम भरिएगा, माता का नाम भरिएगा, ये सब आपको भरा हुआ रहेगा। फिर आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यहाँ पर तिथि सेलेक्ट कर लेना है, और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या जो आप BCCO करके होता है ना, वो वाला यहाँ पर भरना है। फिर आपको कौन जो है सो ये जारी किया है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मेरा ब्लॉक लेवल का बना हुआ, क्या वो मान्य है? तो बिल्कुल मान्य है। आपका सभी प्रमाण पत्र जो है वो ब्लॉक लेवल का ही मान्य है। उससे ऊपर का है तो अच्छा है, नहीं तो ब्लॉक लेवल में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं किसी का RO निर्गत किया है या CO निर्गत किया है, यहाँ पर आप जो सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसका फुल फॉर्म, जैसे अगर RO निर्गत किया तो यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर, CO निर्गत किया तो यहाँ पर सर्कल ऑफिसर, इस तरह से आप भर दीजिएगा यहाँ पर नीचे। उसके बाद आपको कैटेगरी और ये सब भरा हुआ रहेगा पहले से जो आप रजिस्ट्रेशन में भरिएगा। फिर अगर आप SC ST कैटेगरी से तो उसका प्रमाण पत्र का जो है यहाँ पर संख्या पूछ रहा है, फिर यहाँ पर डेट पूछ रहा है, कौन इशू किया है और उसका जो है क्या डेजिग्नेशन है वो पूछ रहा है। फिर आप देखिए आपके आगे जो है, फिर आपको ये सब पहले से भरा हुआ रहेगा। फिर आपको जो मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब जन्म तिथि, ये सब अपने आप जो है कैलकुलेट ये कर लेगा। इसके बाद जो फ्रीडम फाइटर में भी वही है कि आपको फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, उसका जो इशू डेट चाहिए, कौन इशू किया है वो चाहिए। फिर आपको जो है आगे पूछ रहा है कि आधार कार्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोग आधार कार्ड जो है अपने पहचान के रूप में देते हैं तो आपका 200 रुपया एक्स्ट्रा फीस जो है वो बच जाएगा। फॉर्म भरने का शुल्क जो है 100 रुपया है, लेकिन जो आपका बायोमेट्रिक का जो फी है वो 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। लेकिन अगर आप आधार नंबर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेता है, तो वहां पर आपको 200 रुपया जो है वो आपको बच जाता है। और दूसरा ID कार्ड दीजिएगा तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। तो ये चीज है। उसके बाद आपका पहचान चिन्ह पूछ रहा है, क्या आपको किसी आयोग ने पहले जो है वो परीक्षा से निष्कासित किया है तो उसका डिटेल पूछ रहा है, कब से कब तक जो आपको निष्कासित किया गया है। फिर आपको पत्राचार का पता है, ठीक है, जहां पर अभी आप वर्तमान में रह रहे हैं, और एक जो है आपको परमानेंट जो है वो एड्रेस का पता है। इसमें आपको सारा चीज भरना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखिए तो इसमें सारा चीज आपको आ जाएगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है, देख रहे हैं। तीसरा स्टेप आपको पेमेंट डिटेल का आ जाएगा। तो पेमेंट डिटेल में आपको देख रहे हैं कि हर कैटेगरी का जो फी है वो आपको 100 रुपया हो गया है। और इसी के कारण जो फॉर्म इस बार जो है ताबड़तोड़ भराने वाला है, चाहे AEDO हो, चाहे CGL हो, चाहे परिचारी हो। तो आप लोग जो है ज्यादा कंपटीशन के लिए रेडी रहिएगा। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, डेबिट कार्ड, SBI का, कॉर्पोरेट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद अपना इस तरह से आएगा, पेमेंट स्लिप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जिस समय आप पेमेंट कीजिएगा थोड़ा देर रुक जाइएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड या UPI से पेमेंट करने पर जो है थोड़ा वक्त लेता है, तो आप उस समय स्क्रीन को बैक नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। उसके बाद देखिए जब आप पेमेंट कर लेते हो तो आपको अगला स्टेप आता है, आपको देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 2 स्टेप हो चुका है, दोनों ग्रीन हो चुका है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 3 चीज मांगा जा रहा है, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का। आपके पास जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए 10th और 12th का जो है क्या क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिएगा। जैसे अगर आपका 10th है तो सारा सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, या ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिए। 12th का है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिख दीजिए। अगर आपने PCM से किया है या बायो से किया है तो बायो लिख दीजिए, या आर्ट्स से किया है तो वो लिखिए। फिर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट का नाम, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर भरिए। फिर टोटल कितना नंबर का परीक्षा हुआ तो वो भरिए, जैसे 500 का हुआ तो 500, कितना नंबर आपको मिला है तो 400 मिला है तो 400 लिखिए, या जितना मिला है उतना लिखिए। प्रतिशत यहाँ पर जैसे 80% हो जाएगा तो 80 लिखिए। फिर देखिए ये दोनों कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या है कि सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर डालना है, जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था। अगर दोनों में से बस एक ही डालना है, और इशू डेट डालना है। यहाँ पर आपको इशू डेट जो है सेलेक्ट करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि उनके पास जो है ना वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या सिर्फ मार्कशीट है, तो आप उसके आधार पर भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस समय आपका DV होगा उस समय तक जो है आपको जो है वो मूल सर्टिफिकेट आपको ले आना चाहिए। अगर आप नए ग्रेजुएशन पास किए, मान लीजिए आपका 2 साल 3 साल बाद आएगा, तब प्रोविजनल आप निकलवा लीजिए और मार्कशीट, उसी दोनों से आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास प्रोविजनल और मार्कशीट दोनों है तो आप जो है सो प्रोविजनल डाल के भर लीजिए। अगर आपके पास सिर्फ मार्कशीट है तो मार्कशीट डाल के फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है कि हम फॉर्म नहीं भर सकते, दोनों में से एक ही मांग रहा है, आप भर सकते। लेकिन आप बहुत पहले से ग्रेजुएशन किए हैं, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आ गया है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो अपना लास्ट डेट से पहले ले आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीजें जो है आपको
यहाँ पर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थी। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो अपलोड जो फोटो इमेज का, तो फोटो यहाँ पर जो आपको अपलोड करना है एक रिसेंट का फोटो, और उसको जो है किस फॉर्मेट आपको अपलोड करना है, तो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और इसका जो फोटो का साइज है वो 20 KB से लेकर के 50 KB तक होगा, 50 तक होगा, 50 KB तक होगा। उसी तरह से आपको सिग्नेचर भी है जिसका 10 KB से लेकर के 20 KB तक होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर में करना है अपलोड। और इसमें भी जो उसके बाद जब आप ये अपलोड करिएगा तो लाइव फोटो आपसे मांगेंगे, तो लाइव फोटो में जो है ना आपको थोड़ा अच्छा से लाइट में जाकर और एकदम क्लियर फोटो जो है वो उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो एडमिट कार्ड में भी आपका आता है और बाद में जो है उसको मैच भी किया जाता है, मिलाया भी जाता है। अगर आपका किसी का फोटोग्राफ है या सिग्नेचर कोई ब्लर आ रहा है, इस तरह से आ रहा है ब्लैक ब्लैक, तो आप जो फिर से जो है इसको अपलोड कर सकते हैं। फाइनल सबमिट से पहले आप री अपलोड कर सकते हैं, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका फॉर्मेट गड़बड़ हो गया, जैसे मांग रहा है जेपीजी में, आपका जेपीईजी में आ रहा है, तब आप क्या कीजिएगा कि बहुत सारा जो है ना वो गूगल पे इस तरह से आप सर्च कीजिएगा कि इमेज रिसाइज करना है, रिसाइज कीजिएगा तो आपको जो है इस तरह का बहुत सारा टूल्स मिलेगा। तो उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना केबी जो है घटा सकते हैं। देख रहे हैं, जितना केबी का चाहिए उतना केबी डाल के और अपना सेव कर लीजिए इमेज। और अगर आपको फॉर्मेट भी चेंज करना है, तो जैसे जेपीईजी से जेपीजी में चाहिए, तो आप इस तरह से भी आपको बहुत सारा जो है वो पोर्टल मिल जाता है, वहां से आप अपना फॉर्मेट भी चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा जब अपलोड कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा फोटो सिग्नेचर दोनों, इंग्लिश का इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी में। जब आपको दिखने लगे क्लियर तो समझ आइएगा मेरा जो है सही सबमिट हो रहा है। और उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपको दिख जाएगा लास्ट में, जहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद जो है आपका फॉर्म आईडी, पासवर्ड, उसके बाद अपना जो है प्रिंट कर लीजिए, जो प्रिंट पेमेंट स्लिप, एप्लीकेशन स्लिप प्रिंट करके और अपना सेव करके रख लीजिए, और जो फिर आप अपना लॉग आउट कर दीजिए। देखिए बहुत सारे साथी जो है डॉक्यूमेंट वाला जो मैं वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें जो है कंफ्यूजन को लेकर जो है ना बहुत सारे लोग जो है कमेंट किए हैं और अपना कंफ्यूजन पूछे हैं। तो मैं जो है कुछ लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेरी है उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। जैसे एक और बोला है कि प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगा तो उससे लेकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको अगर मान लेते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आने में विलंब है, तो आप, मैंने क्लियर कर दिया आपको वीडियो में, प्रोविजनल या मार्कशीट में से कोई अगर एक भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पुराने समय में ग्रेजुएशन किया, पहले से ग्रेजुएशन किया, तो आप अपना मूल अगर निकलवा के भरिएगा, और मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने से पहले के डेट का आपके पास रहेगा तो बेहतर है। लेकिन अगर किसी के पास अगर है ही नहीं या यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा है, तो उस मामले में कोई आपको दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का इशू डेट कब का होना चाहिए, तो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट है आपका, चाहे शैक्षणिक योग्यता वाला हो, चाहे आपको जो कैटेगरी वाला हो या रिजर्वेशन वाला हो, आपको फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का इशू होना चाहिए, ठीक है। मेरा एनसीएल 2024 का चलेगा, देखिए ये डेट पर निर्भर है। ऐसे सिंपल शब्द में इसका आंसर है बिल्कुल चलेगा। एनसीएल जो है ना वो आपको 1 साल तक मान्य होता है, लेकिन अगर 1 साल से पुराना होता है ना तो फॉर्म 18 भी लगा करके वो लोग डॉक्यूमेंट डीबी के टाइम में जो ले लेते हैं और उसको मान्य करते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आपको 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया तो बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोविजनल से भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास अगर मूल सर्टिफिकेट नहीं है किसी वजह से, तो आप प्रोविजनल से भी भर सकते हैं। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं रहने पर क्या करेंगे। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो लास्ट डेट तक निकलवाने का प्रयास कीजिए, नहीं निकलता है तो प्रोविजनल से भर दीजिए, वो भी नहीं है तो मार्कशीट जो आपका ओरिजिनल मिला होगा कॉलेज से उस पर भर दीजिए। निवास की वैलिडिटी कब की होती है, तो निवास की वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा, इंटर लेवल वाला चलेगा। देखिए जहां तक मुझे पता है कि अभी तक जो है ना सिर्फ बीपीएससी में ओटीआर का सिस्टम है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, इसमें जो आपको फिर से करना पड़ सकता है। उसके बाद देखिए फिर से करना, SC ST सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम होती है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो बना लीजिए, सिंपल सा फंडा है, अभी भी टाइम है आपको, जो है 10 से 12 दिनों में बनाकर वो दे ही देते हैं। उसके बाद 10 दिसंबर 2024 का EWS बना हुआ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप एकदम सिंपल सा बात समझिए कि जैसे फॉर्म भरने का लास्ट डेट मान लीजिए कि लास्ट सितंबर तक है, तो अगले पिछले साल जो है अगर 1 अक्टूबर से अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ या उसके बाद का बना हुआ तो मान्य होगा, ठीक है। फॉर्म भरने के लास्ट डेट से 1 साल पीछे का देखा जाता है। ADO ग्रेजुएशन अफेयरिंग स्टूडेंट नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। अफेयरिंग स्टूडेंट जैसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है। आप किसी भी फॉर्म को, चाहे BSSC हो चाहे BPSC का कोई भी फॉर्म, तभी भर सकते हैं जब आपका रिजल्ट आ गया हो, आपके पास सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर आ गया हो
और आपका एज जो है वो पूरा हो गया, 21 साल जो है मांगा गया है 1/8/2025 से, आपका एक भी दिन कम है तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। यानी 1/8/2004 के बाद जिनका जन्म तिथि है वो नहीं भर सकते, पहले वाले भर सकते हैं। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट पर मेरा और फादर का नाम है, उससे अप्लाई करने पर एनसीएल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। हम बोले ना कि कंफ्यूजन की स्थिति है, हर एक जगह जो है अलग अलग चल रहा है, लेकिन आपको वहां आय नहीं देखा जाएगा, डीबी में आपको सिर्फ एनसीएल देखा जाएगा। और आपका जो एनसीएल है उसमें इनकम का आधार जो है आपको फादर के इनकम को ही माना जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इस पर जो है रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अभी भी कंफ्यूजन है कि हम जॉब में हैं, हम आय प्रमाण पत्र अप्लाई किए, उसमें पेशा पूछा है, उसमें क्या भरे, सरकारी सेवा, और पिता के नाम से बनेगा तो हमारा नाम तो कहीं रहेगा ही नहीं। बिल्कुल ये बात है, अगर आपका पिता का नाम है तो इस बात के लिए तो कोई आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपके पास जो आधार कार्ड है, आपके जो सर्टिफिकेट में भी जो है पिताजी का नाम रहता है, तो ये मत सोचिए कि आय पर नहीं रहेगा तो मेरा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि अपने नाम से अप्लाई कीजिए, उसमें पिताजी का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, इनकम जो है सो पिताजी का जो है उसमें दर्शाइएगा। आप अपना सरकारी सेवा भी दर्शा सकते हैं, कोई भी जानकारी आय प्रमाण पत्र में आपको छिपाना नहीं है, स्पेशली मांगे आप लगा के दीजिए। वो जानता है बनाने वाला कि इनकम जो है वो वेतन जो है उसका आय जो नहीं जुड़ता और फादर की इनकम पर बनता है, तो इस बात के लिए आपको जो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं कि हम जो है बहुत ज्यादा जो है सस्पेंस में, तो आप दोनों नाम से बना लीजिए, अपने नाम से भी अपने फादर के नाम से भी बना लीजिए, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपने बोला कि इनकम सर्टिफिकेट फादर के नाम से बनाना है, मैंने अपने नाम से बना दिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका एनसीएल बन जाएगा। मैंने ये बताया कि बना लीजिएगा तो कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा, फादर के नाम से बनाइएगा, कि जो जॉब वाले हैं या जो भी चीजें हैं तो उनको बहुत ज्यादा इसको लेकर कंफ्यूजन होता है, जिससे रिलेटेड मैंने जीएडी का गाइडलाइन आपके सामने डिस्कशन कर दिया। उसके बाद जो है वो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मुझे मंजिल सीरीज पेड ऐसा कुछ है, तो ठीक है, जब वो सीरीज आएगी तो आपको बताया जाएगा। और एक एनसीएल 1 अप्रैल 2025 के पहले का है जो है अप्लाई, तो देखिए 1 अप्रैल 2025 से पहले का है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप देख लीजिए ना कि 1 साल का है, यानी सितंबर 2024 के बाद का है तो आपको वैलिड माना जाएगा। और उससे भी पहले का है तो एनसीएल में फॉर्म 18 भी लगा के आप जो है सो वहां पर डीबी में दिखा सकते हैं। और अगर आपको अभी का बनवाना है तो शपथ पत्र और पुराना एनसीएल लगा के अप्लाई कर दीजिए, आपका डेट रिन्यूअल हो जाएगा। इग्नू से जो किया है ग्रेजुएशन उसके लिए, इग्नू से किया है उसके लिए कोई खास अंतर थोड़े है, इग्नू भी वैलिड यूनिवर्सिटी है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। जो है निवास प्रमाण पत्र कितने महीने का होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैलिड होता है, आप कभी भी बनाए हैं उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है एग्जाम कब होगा, देखिए एग्जाम जो होगा थोड़ा सा जो है बहुत अच्छा इमोजी डाले हैं, एग्जाम जो होगा ना वो 2026 में होगा, आप टेंशन मत लीजिए, 2026 के स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट में अपना नाम से देना होता है, तो बिल्कुल आप अपने नाम से भी दे सकते हैं, अपने फादर के नाम से भी दे सकते हैं, इनकम कहीं चेक नहीं होगा, आपको एनसीएल बन जाए, ईडब्ल्यूएस बन जाए, आवास बन जाए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तमाम जो बहुत सारे लोगों का जो है डाउट था इस वीडियो के रिगार्डिंग, वो मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।